अमरचंद कठोर, लेक्चरर, हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं, वार्षिक पेपर जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। इस संबंध में मैं कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। हिंदी से कुछ प्रश्न है, आपके हिंदी के व्याकरण के प्रश्न हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम एक एक प्रश्न को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि कितना हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न रहता है कि समास की परिभाषा लिखकर उसके प्रकारों को समझाइए। इसमें आपको समास की परिभाषा लिखने को आ सकती है, या फिर समास के प्रकार पूछने को आ सकते हैं, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जोड़ी आ सकती है, खाली स्थान आ सकते हैं, सही विकल्प या सही जोड़ी में कुछ भी आपको करने को आ सकता है। तो हम देखते हैं पहले समास की परिभाषा होती क्या है। तो समास की परिभाषा होती है परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों को युग्म को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या हुआ? परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों के युग्म को समास कहते हैं। ठीक है, समास में क्या होता है? शब्द होता है, उस शब्द में दो पद आपके रहेंगे। जैसे हमने एक शब्द देख लिया राजपुत्र, शब्द देखा हमने राजपुत्र। अब इस शब्द को हम विग्रह करते हैं तो लिखता है राजा का पुत्र। क्या हुआ? राजा का पुत्र। ये आपको विग्रह करने के लिए। अब हमारे सामने दो शब्द आए, राजा और पुत्र। तो ध्यान रखें, राजा का पुत्र में राजा शब्द जो है वह पूर्व पद होगा और पुत्र जो शब्द है वह उत्तर पद होगा। और बीच में शब्द आते हैं का है, की है, के, ये शब्द आते हैं, उसको हम बोलते हैं परसर्ग, विभक्ति चिन्ह या फिर योजक चिन्ह। ठीक है, तो समास का पहला पद पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा पद उत्तर पद कहलाएगा। ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि समास के पहले पद को क्या कहते हैं, या समास के दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, या फिर समास के जो बीच वाले शब्द आते हैं उससे हम क्या कहते हैं। तो अपना क्लियर आपका हो गया होगा। अब समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, उन 6 प्रकार को देखते हैं। पहला समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। क्या समास है? अव्ययी भाव समास। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पहला पद क्या होगा, इसका पूर्व पद होगा अव्यय। ठीक है, प्रति, यथा, तथा, आ, ये उसके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहचानी दृष्टि दे सकते हैं, आपने उपसर्ग पढ़े होंगे। ठीक है, उपसर्ग, तो इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं यथा संभव। ठीक है, तो यथा संभव में आप बताइए मुझे अव्यय क्या है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यथा संभव में जो है यथा उपसर्ग है या यथा अव्यय है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग, आजन्म, जन्म भर, आजीवन, जीवन भर, इस प्रकार के शब्द आपके अव्यय भाव समास में आते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार हम देखते हैं, समास का प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है समास का जो है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपने देखा होगा कि तत्पुरुष समास में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। हम कर्ता, तत्पुरुष समास को छोड़ देते हैं, कर्ता से लेकर छोड़ देते हैं, कर्म से लेकर और अधिकरण तक के समास जो होते हैं वह तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। आपने विशेषण विशेष्य छोटे कक्षा में पढ़कर आए होंगे, इसलिए हम ज्यादा समझते नहीं है। एक उदाहरण देखते हैं। इसमें एक शब्द आपके सामने लिखा है चरण कमल। शब्द लिखा है चरण कमल, तो क्या हुआ? कमल के समान चरण। ठीक है, एक उदाहरण आपने देखा होगा नीलकंठ। अभी हम इसको नीलकंठ को समझते हैं, बाद में नीलकंठ शब्द आपको भौगोलिक समास में भी आएगा, लेकिन अगर हम उसको देखते हैं तो नीलकंठ यानी नील होता है नीला और कंठ होता है गला। तो नीलकंठ शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण भी हो सकता है, लेकिन आगे अपवाद में क्या होता है कि वो कर्मधारय समास में ना आकर आप तो भौगोलिक समास में आपका आता है। अगला समास आपका होता है वो होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानने का नियम ये है स्टूडेंट्स कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिलोक, चतुर्भुज, सप्तऋषि, षटकोण, पंचवटी, 5 वटों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, इस प्रकार के शब्द का चौराहा, 4 राहों का समूह, इस प्रकार के जो शब्द आपको आते हैं वो किसके उदाहरण होंगे? द्विगु समास के। अगला होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है स्टूडेंट्स? द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात हम कहते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होंगे और ये दोनों पद और या अथवा से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं माता पिता,
माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राधिक, आना जाना। इस प्रकार के शब्द किस उदाहरण होंगे आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और लास्ट क्लास आपका है बहुब्री समास। बहुब्री समास में क्या होता है स्टूडेंट कि बहुब्री समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। हमारे सामने तीसरा पद ही निकल कर आता है, जिससे हमने देखा गजानन। अब आप बताइए हम गजानन किसको कहते हैं? हम गजानन कहते हैं भगवान गणेश को, अर्थात गज के समान मुख है जिसका, अर्थात कौन? भगवान गणेश। हमने एक शब्द देखा था नीलकंठ। अब नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं नीलकंठ भगवान शंकर को नीलकंठ बोलते हैं। ठीक है। दशानन शब्द आपका आता है। दशानन आपको किसको बोलते हैं? दशानन हम रावण को बोलते हैं। ये पर्टिकुलर नीलकंठ, गजानन, दशानन ये शब्द पर्टिकुलर इंक्लूड हो गए हैं, इसलिए ये शब्द किसमें आएंगे? बहुब्री समास में आएंगे। इस प्रकार से आपके समास के 6 प्रकार होते हैं, हो जाते हैं। बहुब्री समास थोड़ा को कंफ्यूज करेगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि बहुब्री समास में कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुब्री समास में द्विगु समास भी हो सकता है। चूंकि नीलकंठ है, दशानन है, ये शब्द आपके चूंकि इनके रूढ़ हो चुके हैं, इसलिए शब्द अगर आपके आते हैं तो नीलकंठ, दशानन ये शब्द आपके बहुब्री समास के उदाहरण होंगे। बाकी समास के आपके 6 प्रकार हो चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आता आपका है अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्यों के हमको प्रकार लिखना है। ठीक है। ये तो आपसे बोर्ड में अर्थ के आधार वाक्यों के प्रकार पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं रचना के आधार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं बताइए, या फिर एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। तो इसको आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको इसको समझ में आपको नहीं आएगा। तो हम देखते हैं वाक्य परिभाषा होती क्या है। तो वाक्य परिभाषा क्या होती है कि पूर्ण विचार को प्रकट करने वाले व्यवस्थित पद समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या हुआ? पूर्ण विचार को प्रकट करने वाले व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में 2 चीजें होती हैं, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। उद्देश्य यानी क्या? उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं अनामिका जाति है। ठीक है। अब इस बताइए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हो गया अनामिका और विधेय होगा जाति है। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अब वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। तो स्टूडेंट अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आपके 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। आपको ध्यान में होंगे वो 8 प्रकार आपके हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। इस प्रकार वाक्य के आपके 8 प्रकार होते हैं। हम क्रम से उनको देखने जाते हैं। तो पहला आपका वाक्य आता है विधानवाचक वाक्य, यानी कि विधानवाचक वाक्य में क्रिया के होने का पता चलेगा, अर्थात वह वाक्य जिसमें यह पता चलता है क्रिया हो रही है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। हम एक उदाहरण के अनुसार हम इसे 8 प्रकारों को समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखा राम विद्यालय जाता है, ये आपका हुआ विधानवाचक वाक्य। ठीक है। अब निषेधवाचक वाक्य में क्या होगा कि निषेधवाचक वाक्य में क्रिया के नहीं होने का पता चलेगा, अर्थात निषेधवाचक वाक्य में काम नहीं होगा। तो आप बताइए राम विद्यालय जाता है, इसका निषेधवाचक वाक्य क्या होगा? तो इसका निषेधवाचक वाक्य होगा राम विद्यालय नहीं जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होगा, अर्थात क्या राम विद्यालय जाता है। फिर आता है आपका विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा में हमको विस्मय होता है, हमको आश्चर्य होता है, उसको बोलते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। तो क्या होगा? अरे राम विद्यालय जाता है। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य तो वह वाक्य जिसमें आज्ञा देने का बोध हो या कोई किसी के प्रति अपनी आज्ञा को प्रकट करे, आज्ञा दे, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। तो आप मुझे बताइए राम विद्यालय जाता है, इसका आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा? क्या राम विद्यालय जाता है? ये प्रश्न आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और मान लीजिए इसी को उन्होंने बोला है कि इसको आप आज्ञावाचक वाक्य में चेंज करिए, तो आप क्या कहोगे? राम विद्यालय जाओ। ठीक है। अब आता है आपका इच्छावाचक वाक्य है, वे वाक्य जिसमें किसी की इच्छा, आशीर्वाद, हम कामना को प्रकट करते हैं, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग सभी बस ट्रेन में सफर करते हैं, हम एक सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, उसमें लिखा रहता है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे या सदा सुखी रहो।
सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, ये होते हैं आपकी इच्छावाचक वाक्य। तो आप इसमें राम विद्यालय जाता है, इसका इच्छावाचक वाक्य क्या होगा? राम विद्यालय जाया करे या फिर राम विद्यालय जाया करो। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि पहली क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर पड़ेगा। अगर आप कहें कि यदि राम विद्यालय जाए तो क्या होगा? यदि राम विद्यालय जाए तो वह पास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपके वाक्य होता है। संदेहवाचक वाक्य हम लोग छूट गया। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? हम संदेह प्रकट करते हैं, कोई पता नहीं रहता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम संदेह के आधार पर कह सकते हैं कि ये कार्य हो रहा होगा। तो आप मुझे बताइए, राम विद्यालय जाता है, इसका संदेहवाचक वाक्य क्या होगा? इसका संदेहवाचक वाक्य होगा शायद राम विद्यालय जा रहा होगा या शायद राम विद्यालय गया होगा। ये हो गया आपके अर्थ के आधार वाक्य के 8 प्रकार। अब आते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य वो वाक्य जिसमें एक क्रिया एक विशेष विधेय होता है, मतलब सीधा सरल सेंटेंस क्या होता है? आपका सरल वाक्य कहलाता है। ये संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य के साथ में 2 वाक्य आते हैं, अर्थात एक वाक्य में आपके 2 वाक्य जुड़े रहेंगे और दोनों वाक्य और या अथवा से जुड़े रहते हैं। जैसे हम एक सुबह उदाहरण देख लेते हैं, वह सुबह घर गया और शाम को लौट आया। अब इस पे को ध्यान रखिए, इस संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, मतलब दोनों वाक्यों का अपना महत्व होता है। अगर बीच में से अगर हम संबंधी शब्द हटा भी देते हैं तो भी वाक्य अपने आप में पूर्ण रहते हैं। ये आपके संयुक्त वाक्य हो गए। मिश्र वाक्य में भी एक वाक्य के साथ 2 वाक्य आते हैं, 2 आश्रित वाक्य होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में वही होता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य देख लेते हैं, चंदन ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। चंदन ने कहा कि, अगर इतना कहकर रुक जाते हैं तो आप क्या कहा? तो कल वह मुंबई जाएगा। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं आपके मिश्र वाक्य होते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित दोनों वाक्य होते हैं। ये आपके हो गए अर्थ के आधार पर रचना वाक्यों के प्रकार। अगला प्रश्न आपका आता है, वो है सभी रसों की परिभाषाएं। ठीक है, तो आप रस की परिभाषा देखिए इसमें। तो आपको मालूम है रस का मतलब होता क्या है? रस का मतलब होता है आनंद या फिर मजा। ठीक है, जैसे हम इसकी परिभाषा देखते हैं, जब किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस को काव्य के आत्मा भी कहा जाता है, ये आपको मालूम है। ठीक है ना, प्रत्येक हमको काव्य में हमारे 10 रस माने गए हैं और 10 रस के 10 आपके स्तंभ होते हैं। अब इन 10 रसों में से कोई सा रस भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उन रसों को याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। एक परिभाषा अगर आप याद करते हैं तो उस परिभाषा के आधार पर आपको 10 रस याद हो जाएंगे। आप चाहे तो परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए। आप परिभाषा देखिए, जब खालिस्तान नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब सहृदय के हृदय में खालिस्तान नामक रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात क्या हुआ, हमको जिस रस की परिभाषा पूछी गई है, हम पहले उसमें उस रस का इस्तेमाल लिखेंगे और दूसरे खालिस्तान में उस रस का नाम लिखेंगे। हम कुछ रस देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा गया वीर रस की परिभाषा लिखकर उसके उदाहरण लिखिए। तो वीर रस का इस्तेमाल क्या बताइए? वीर रस का इस्तेमाल उत्साह होता है। तो परिभाषा क्या होगी? जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब सहृदय के हृदय में वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण आपको मालूम है, वो उदाहरण आपके सामने है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। एक उदाहरण देख सकते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य। ठीक है, तो इसका क्या उदाहरण होगा? हो सकता है, बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात इसमें क्या होगा कि अद्भुत रस में हमको पता चल रहा है कि पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है, कान नहीं है फिर भी सुना जा रहा है, हाथ नहीं है फिर भी काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आश्चर्य उत्पन्न हुआ, इसको क्या बोलेंगे? अद्भुत रस।
इस प्रकार से आपकी रस कोई सी परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें कि परिभाषा अगर आप याद करते हैं तो आपको 10 रस की परिभाषा आपको अपने आप याद हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो क्वेश्चन है आपका अलंकार की परिभाषा लिखकर उसके प्रकार बताइए। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार मतलब होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से स्त्री आभूषण को ग्रहण करती है तो उसका सौंदर्य वृद्धि होती है, उसी प्रकार से अलंकार भी क्या होते हैं? काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के आपके जो है 3 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार अर्थात क्या? जहां शब्दों के कारण, जहां पर शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के आपको 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जब हम इनको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की आवृत्ति। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो कौन सा वर्ण हुआ? च वर्ण हुआ। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हुआ। यमक अलंकार में वर्ण की आवृत्ति ना होते हुए यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी? शब्दों की आवृत्ति होगी, और दोनों बार शब्दों का अर्थ जो होगा वह अलग अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कनक कनक ते सुगुनी मादक तादिकाय या खाए बोराय जन वा पाए बोराय। अर्थात यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है, और दोनों बार कनक का शब्द अलग हुआ। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। फिर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के कई अर्थ निकलना क्या कहलाएंगे? आपके श्लेष अलंकार कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, मंगल को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पे पट शब्द आया एक बार है, लेकिन पट शब्द के अर्थ 2 निकलते हैं। एक पट का अर्थ होता है किवाड़ दरवाजा, और एक पट का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रकार है अर्थ अलंकार, अर्थात जहाँ काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं, उससे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के प्रकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। और आता है उभय अलंकार, अर्थात उभय अलंकार है वे अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं, उससे हम उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझा है। आशा है आप इसको समझ के और नंबर में अपने बहुत